तो टुडे टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ टेंडन ट्रांसफर, है ना। सिर्फ 15 स्लाइड्स हैं, वी विल गो वेरी स्लो, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। जहां समझ में नहीं आए यू कैन आस्क। तो ये मसल और बोन के बीच में होता है ये, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मस्कुलो फाइब्रस यूनिट होती है ना, इट्स ए मस्कुलो फाइब्रस यूनिट। सो टेंडन ट्रांसफर क्यों रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेंडन ट्रांसफर, वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। टेंडन ट्रांसफर प्रोसीजर रीलोकेट द इंसर्शन ऑफ ए फंक्शनिंग दिख रहा है नहीं दिख रहा। टेंडन ट्रांसफर प्रोसीजर रीलोकेट द इंसर्शन ऑफ ए फंक्शनिंग musculotendinous unit MTU in order to restore lost movement and function at another site. So क्या मीनिंग है इसका, relocate means एक जगह से दूसरी जगह relocate करते हैं। relocate the insertion of a functioning musculotendinous unit, मसल टेंडन और बोन तीनों यूनिट में होते हैं, ठीक है। तो musculotendinous unit को we have to relocate the insertion of musculotendinous unit to one place to another place in order to restore lost movement and function at another site. जिस साइट के फंक्शन चले गए हैं we have to replace that function by another muscle tendon unit. जैसे फ्लेक्सर खराब होगी तो फ्लेक्सर के मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंसर को फ्लेक्सर से जोड़ देंगे, ठीक है। सो दिस बेसिक इंडिकेशन, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन अभी आपने पढ़ा, पेरिफेरल नर्व इंजरी दैट हैज नो पोटेंशियल टू इम्प्रूव, now that has been damaged, ठीक है। so peripheral nerve injury include nerve injury that are physically irreparable like root avulsion from the root, nerve injury that do not recover after direct nerve repair or grafting, और failed nerve transfer, nerve transfer कर दिया उसके बाद भी there are no movement, no functioning of the muscle, ठीक है। so peripheral nerve injury, second nerve injury like root avulsion, second nerve injury that do not recover after nerve repair or grafting, so failed surgery, and third failed nerve grafting, failed nerve transfer, ठीक है। when peripheral nerve injury presents so late that muscle re-innervation is impossible due to motor end plate fibrosis, motor end plate junction होता है, वहां पर अगर फाइब्रोसिस हो गया तो नर्व इनर्वेशन नहीं होगा, नर्व इनर्वेशन नहीं होगा तो मसल फंक्शन नहीं होगी। तो पेरिफेरल नर्व इंजरी दैट प्रेजेंट सो लेट स्टेज में पेशेंट आते हैं, उस कंडीशन में अपने को टेंडन ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। सो वी नीड टेंडन ट्रांसफर इन जनरली दीज आर द कॉमन इंडिकेशन। अदर कॉमन इंडिकेशन, लॉस ऑफ मोटर, लॉस ऑफ मसल एंड टेंडन फॉलोइंग ट्रोमा, ठीक है। ट्रोमा के बाद में मसल कट हो गई है, टेंडन कट हो गए हैं, सो दैट इज वन इंडिकेशन। देन सेंट्रल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट सच एज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट में स्पास्टिसिटी हो जाती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपने को टेंडन ट्रांसफर करना होता है, सो दैट पेशेंट कैन फंक्शन, कैन हैव फंक्शनिंग एंकल, नी एंड अपर लिम्स। टेंडन रप्चर इन पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज ए डीजनरेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सो उसमें टेंडन रप्चर हो जाता है तो टेंडन ट्रांसफर करते हैं। एंड रेयर डिसऑर्डर इंक्लूडिंग पोलियो एंड लेप्रोसी, सो वाइड इंडिकेशंस, है ना, इंडिकेशन याद रखना आपको। सेकंड, नाउ दीज आर द प्रिंसिपल, वन बाय वन प्रिंसिपल ये है अपने। फर्स्ट है सपल जॉइंट प्रायर टू ट्रांसफर, सेकंड सॉफ्ट टिश्यू इक्विलिब्रियम, थर्ड इज डोनर ऑफ एडुकेट एक्सकर्शन, डोनर ऑफ एडुकेट स्ट्रेंथ, एक्सपेंडेबल डोनर, स्ट्रेट लाइन पुल, सिनर्जी एंड सिंगल फंक्शन पर ट्रांसफर। फर्स्ट क्या है, सपल जॉइंट प्रायर टू ट्रांसफर मीन्स द जॉइंट दैट द टेंडन ट्रांसफर विल मूव मस्ट हैव मैक्सिमम पैसिव रेंज ऑफ मोशन प्रायर टू द प्रोसीजर। जिस जगह अपन ट्रांसफर कर रहे हैं टेंडन ट्रांसफर, उस जॉइंट में मूवमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज अगर मसल ट्रांसफर कर दी, टेंडन ट्रांसफर कर दिया और मसल मूव करेगी बट जॉइंट इज फिक्स्ड, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग टेंडन ट्रांसफर। तो फर्स्ट
indication, first requirement is the joint that a tendon transfer will move must have maximum passive range of motion. Passive range means एक्टिव मतलब पेशेंट खुद कर रहा है, तो वो तो कम हो सकती है क्योंकि मसल काम नहीं कर रही है, ठीक है. पैसिवली यू हैव टू फ्लेक्स और एक्सटेंड द जॉइंट, तो रेंज ऑफ मोशन देखोगे, चेक करोगे, यू हैव टू चेक. अगर मैक्सिमम पैसिव रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए जब भी उसका यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. ए टेंडन ट्रांसफर प्रोसीजर विल फेल इफ द जॉइंट बिकम स्टिफ. Often aggressive therapy is required to achieve or maintain a supple joint before performing a tendon transfer procedure. Physiotherapy. Okay. If contracture release is necessary, it should be performed prior to tendon transfer. Tendon transfer से पहले करना है अगर contracture है joint में या muscle में. It should be followed by intense therapy to maintain range of motion. Again physiotherapy, role of physiotherapy. Because immobilization is required after a tendon transfer procedure to allow healing of a tendon juncture, contracture. Tendon juncture. So contracture release should not be performed at the same time. Contracture release and tendon transfer दोनों एक समय पे नहीं करना है. So you have to first release the contracture and then after some time, when the patient regain the maximum range of motion of joint, you will perform tendon transfer. So first principle, second is soft tissue equilibrium. Principle of soft tissue equilibrium refer to the idea that a tendon transfer should pass through a healthy bed of tissue that is free from inflammation. जहाँ हम टेंडन ट्रांसफर कर रहे हैं, at that site there should not be any inflammation, edema and scar. उससे क्या होगा? That will weaken the tendon. This is necessary to allow the tendon to glide freely and to minimize adhesions. Okay. ठीक है. Following a soft tissue injury, the surgeon must allow enough time to pass for the inflammation and edema to fully subside. So we have to wait if there is an inflammation or edema. If the planned tendon transfer must pass through an area of severely scarred tissue, the scar should be excised and replaced with a flap or alternative transfer through a healthier bed. If there is scar tissues, we have to remove. If we cannot remove, then we should think of alternative procedure other than tendon transfer. So first is supple joint prior to transfer. The joint make joint mobilize. Second, soft tissue equilibrium. Third is donor of adequate excursion. Excursion means maximum linear movement of the transferred muscle tendon unit should be adequate to achieve the desired head movement. This means that the transferred muscle MTU should have an exertion similar to that tendon which is replacing. Means अगर आप फ्लेक्सर को एक्सटेंसर से रिप्लेस कर रहे हो, दिस इज फ्लेक्सर, दिस एक्सटेंसर. फ्लेक्सर की जो रेंज ऑफ मोशन है उतनी ही रेंज ऑफ मोशन एक्सटेंसर की भी होनी चाहिए. ओके, जब तो पावर आएगी एडुकेट उसमें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन अडल्ट वीक flexor and extensor have approximately 33 mm of excursion, and extensive finger extension should have about 50 mm of excursion, and extensive finger flexor have about 70 mm of excursion. So हमको balance करना मतलब ये, we have to take the muscle tendon unit which has excursion similar to the transferred unit or replacing unit. ये इसमें समझाया गया. ठीक है, this is little bit tricky. लेकिन मेन मीनिंग ये आपको ये लिखना है इसका प्रिंसिपल, डोनर ऑफ एडिक्वेट एक्सकर्शन. समझ में आया? बेसिक मीनिंग समझे क्या? जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना लीनियर मूवमेंट, जितना रिस्ट फ्लेक्सर आपके 70 डिग्री कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है, तो एक्सटेंसर भी और एक्सटेंसर कर रहा है 70, तो ठीक है, फ्लेक्सर को एक्सटेंसर से रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन एक्सटेंसर में 70 डिग्री मोशन है और फ्लेक्सर को चाहिए 90. ठीक है, तो ज्यादा चाहिए ना, तो वी नीड मोर मोशन. तो अपन को या तो ऐड करना पड़ेगा टेंडन या फिर अल्टरनेटिव. सो दिस इज थर्ड पॉइंट. दिस इज लिटिल ट्रिकी. डोनर ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ. मसल टेंडन इज MTU to be transferred must have strong enough to achieve the desired movement, but at the same time should not be too strong. Force, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का फोर्स भी सेम होना चाहिए, या जो आप टेंडन ट्रांसफर कर रहे हो उन दोनों का
फोर्स सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में फोर्स ज्यादा है एक में फोर्स कम है। वीक होगा तो भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, फोर्स स्ट्रांग होगा तो दूसरे जो अपोजिट जो एक्सटेंसर है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। लाइक फ्लेक्सर, so when evaluating potential donor MTU, it is easiest to compare their relative strength as opposed to absolute strength. Like flexor carpi radialis, wrist extensor, flexor and pronator teres or flex have relative strength of 1. ये basic है। Flexor carpi radialis, extensor, flexor, finger flexor, pronator teres have relative strength of 1. Now we compare the brachioradialis and flexor carpi ulnaris, ये stronger है तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है 2, ठीक है। फिंगर एक्सटेंसर आर वीकर है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.5, ठीक है। तो अगर अपन को फ्लेक्सर कार्पे रेडियस रिस्ट एक्सटेंसर इनको आपस में अपन रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन इजीली रिप्लेस क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ आर सेम। बट ब्रेकियोरेडियस की जगह अपन फिंगर एक्सटेंसर लगा रहे हैं, सो वी हैव टू ऐड 4 फिंगर एक्सटेंसर मसल्स इक्वल टू 1 ब्रेकियोरेडियस, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। तो डोनर ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए या कंपेरेबल होनी चाहिए। नाउ फिफ्थ इज प्रिंसिपल एक्सपेंडेबल डोनर मीन्स प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग ए एक्सपेंडेबल एमटीयू एज ए डोनर मीन्स देयर मस्ट बी अनदर रिमेनिंग मसल दैट कैन कंटिन्यू टू एडिक्वेटली परफॉर्म द ट्रांसफर एमटीयू ओरिजिनल फंक्शन। इफ वी आर रिप्लेसिंग फिंगर फ्लेक्सर, मतलब फिंगर फ्लेक्सर वीक है, ओके, तो अपन एक्सटेंसर मसल को फिंगर फ्लेक्सर की जगह लगा देंगे, बट दैट शुड नॉट बी, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें फिंगर एक्सटेंसर कि फिंगर एक्सटेंसर का मूवमेंट ही कम हो जाए, वीक हो जाए वो, ओके। फॉर एग्जांपल रिस्ट हैज 3 एक्सटेंसर, कार्पे एक्सटेंसर कार्पे अल्नरिस, रेडियस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पे रेडियस ब्रेविस. If all these are functional, 1 or 2 extensor can be transferred. Although wrist extension will be weakened, it will not be lost as long as there is 1 remaining extensor. तो इन तीनों में से अपन at least one muscle should be left, so that can perform the action of other 2 muscles. ठीक है, समझ में नहीं आया पूछ लेना, क्वेश्चन आता डायरेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ टेंडन ट्रांसफर. Straight line of pull. Next is straight line of pull, means tendon transfer procedure most effective if there is straight line of pull. This is because direction changes diminishes the forces of the transferred muscle. ये तो simple physics है. Straight line में pull करोगे you will get the maximum force. अगर वो कहीं turn है उसमें तो will not get the adequate strength. अब क्या है, a change in direction of just 40 degree will result in clinically significant loss of force. Direction of just 40 degree. Okay. Assuming that all other factors are equal, end-to-end transfer will result in better function and force transfer than end-to-side transfer because of the line of pull is straight. अगर 2 मसल को अपन स्टिच कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, तो it should be in line of that muscle, action of that muscle. दोनों पुल करेंगे उस मसल को, ठीक है ना, उसको साइड से अटैच नहीं करना है उससे, that will change the force of direction, ठीक है. तो end to end transfer, not end to side transfer. However, if a direction changes is unavoidable or even necessary, in these cases tendon should be passed around a fixed smooth structure that can act as a pulley. So we should use pulley. Okay. अगर अपन को डायरेक्शन चेंज करनी है, if it at all required, then we have to make a pulley of any another muscle or tendon. So pulley will act as a smooth structure. So muscle tendon unit will glide over that. Now next is synergy. Principle of synergy means certain muscle group usually work together to perform a function or movement. Wrist flexion and finger extension are synergistic movement. कैसे? wrist flexion होगी, finger extension होगी, ये synergistic action है. फ्लेक्शन होगा
इसका एक्सटेंशन हुआ, इसका फ्लेक्शन हो गया। ओके, तो रिस्ट एक्सटेंड, फिंगर फ्लेक्स, रिस्ट फ्लेक्स, फिंगर एक्सटेंड, these are synergistic. Okay, wrist flexion and finger extension are synergistic movement that can occur simultaneously during normal activity. When one flexes the wrist, the finger automatically extend. समझा रखा है इसने, ठीक है। Finger flexion and extension, however, do not normally occur together and are not synergistic movement. Finger flexion and extension, finger flexion and extension, एक बार flexion होगा, extension होगा, है ना। These are not synergistic. So transferring a wrist flexor to wrist or finger extensor adhere to the principle of synergy. क्या समझ में आया? रिस्ट फ्लेक्सर, रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे तो फिंगर एक्सटेंड होंगी नॉर्मल एक्टिविटी में, ठीक है, और फिंगर को फ्लेक्स करेंगे तो रिस्ट एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो ये दोनों सिनर्जिस्टिक है, तो अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था सिनर्जी वाला, ठीक है। इसका मतलब यही कि अगर आप रिस्ट फ्लेक्सर को फिंगर एक्सटेंसर से रिप्लेस कर सकते हैं और फिंगर फ्लेक्सर को रिस्ट एक्सटेंसर से, ठीक है। Next, single transfer, single function per transfer. The final principle is that a single tendon should be used to restore a single function. Transfer of one MTU to restore multiple function will result in compromised strength and movement. एक फंक्शन के लिए एक ट्रांसफर, ठीक है। The exception to this rule means single tendon should be used to restore single function. एक मसल एक फंक्शन। The exception to this rule is that single MTU can be used to restore the same movement in more than one digits. फिंगर फ्लेक्शन ही अपन को करना है, सिर्फ फिंगर फ्लेक्शन करना है या एक्सटेंशन करना है फिंगर का, तो अपन स्लिप बना सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। एक ही टेंडन को अपन 4 जगह अटैच कर सकते हैं, फंक्शन तो एक ही है, ठीक है। तो ये दिस इज द एक्सेप्शन। For example, FCU cannot be used to power wrist and finger extension, or to power finger extension or thumb adduction. However, it can be used to power the extension of all fingers. Extension कौन करता है? हाँ, कौन सी मसल, वो कौन सी नर्व करती है? एक्सटेंसर कौन सी होती है? रिस्ट एक्सटेंसर, नर्व कौन सी नर्व होती है? रिस्ट ड्रॉप कौन सी करती है? तो रेडियल नर्व होगी ना, फिंगर एक्सटेंसर करेगी वो, रिस्ट एक्सटेंसर। तो सिंगल फंक्शन पर ट्रांसफर। नाउ टाइमिंग ऑफ टेंडन ट्रांसफर। द टाइमिंग ऑफ टेंडन ट्रांसफर आफ्टर एन इंजरी डिपेंड्स ऑन द spontaneous reinnervation and nerve recovery. If nerve repair or nerve transfer were performed initially, then sufficient time should be allowed to determine the outcome of initial treatment before considering tendon transfer. So first we should do, क्या करना चाहिए? Reinnervation, nerve transfer, nerve repair, ठीक है। कीप इन माइंड दैट एक्सॉन्स रीजनरेट एट ए रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 mm पर डे। ये नर्व रीजनरेशन कैपेसिटी है। सम हैंड सर्जन एडवोकेट अर्ली टेंडन ट्रांसफर पर्टिकुलरली इन पेशेंट विद रेडियल नर्व पाल्सी इवन इफ रिकवरी इज स्टिल पॉसिबल। दीज आर द डिबेटेबल इश्यू, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है बेसिकली टाइमिंग ऑफ टेंडन ट्रांसफर। फर्स्ट नर्व रिपेयर, देन टेंडन ट्रांसफर। Now contraindication. The only absolute contraindication to tendon transfer is lack of appropriate donor. The only absolute contraindication to tendon transfer is lack of appropriate donor. The availability of muscle tendon unit with less than grade 5 strength is relative contraindication. muscle strength कैसे मेजर करते हैं? What is the method? है? एक बताओ कोई, one person. 5 लिखा, what is meaning of this 5?
क्या होती है, तो व्हाट इज द ग्रेड MMT, व्हाट इज 3? हाँ, 0 नो मूवमेंट, 1 फ्लिकर, सेकंड वो तो 3 में होगा ना, एलिमिनेट, और 3 4 विथ सम रेजिस्टेंस, ठीक। सिमिलरली इफ ओनली सो मसल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 5, ठीक है। If only muscle that have been denervated and re-innervated are available, this is also a relative contraindication, ठीक है। मसल जो डीनर्वेट हो चुकी है, द मसल दैट हैज बीन डीनर्वेटेड, उसको अपन को यूज नहीं करना है, ठीक है। ट्रांसफर प्लान इन इंडिविजुअल विद प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड बिफोर प्रोसीडिंग बिकॉज अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस में अफेक्ट द ट्रांसफर्ड यूनिट। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर डिजीज? कौन सी होती है, कॉमनली पढ़ते हैं अपन? माइस्थेनिया ग्रेविस, मसल एट्रोफी, डिस्ट्रॉफी, okay. Lastly, satisfactory results are difficult to achieve in transferred plan performed to produce motion in less than supple joint. This is not possible, ठीक है। contraindication is क्या है? First is absolute, only absolute contraindication, तो याद रखना आपको, only absolute contraindication is lack of appropriate donor, ठीक है। ये हो गया टेंडन ट्रांसफर। कुछ पूछना है? प्रिंसिपल क्या कहते हैं? नाउ सप्पल जॉइंट प्रायर टू ट्रांसफर, सॉफ्ट टिश्यू इक्विलिब्रियम, डोनर ऑफ एडुकेट एक्सकर्शन, स्ट्रेंथ, एक्सपेंडेबल डोनर, स्ट्रेट लाइन पुल, सिनर्जी एंड सिंगल फंक्शन पर ट्रांसफर। सिनर्जी था ना? नहीं समझ में आया? Certain muscle group usually work together to perform a single function और movement। क्या मतलब हुआ? जैसे रिस्ट फ्लेक्शन एंड फिंगर एक्सटेंशन आर सिंगल, दो मूवमेंट जो साथ साथ हो रहे हैं आपके, फिंगर रिस्ट फ्लेक्सर और फिंगर एक्सटेंसर, ठीक है। तो इन दोनों मूवमेंट साथ होंगे तो अपन इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं ना, सेम मूवमेंट कर रही है वो मसल। तो ये सिनर्जी इज certain muscle group usually work together to perform a function, one function, two muscle doing one function, तो अब उनको फंक्शन पे जाना है ना, one function per MTU, तो इसलिए बोल रहा है synergistic is very important, wrist flexor and finger extensor are synergistic, ठीक है। तो उन दोनों को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, टेंडन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक टॉपिक और पढ़ते हैं, ठीक। THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट है ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट is also known for arthroplasty. Artho means joint, plasty means repair. Okay, so hip replacement is known as arthroplasty. Arthroplasty is a reconstructive procedure to restore the joint motion and function and to relieve pain. तो क्या objective क्या है? What is the objective? Joint motion and function and pain-free motion of the hip joint. This is the target goal. It generally involves the replacement of bony structure by a prosthesis. जो लगता है इम्प्लांट लगता है, इसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन, यू नो, हिप सर्जरी कैन बी परफॉर्म टोटल और हेमी। टोटल मीन्स रिप्लेसिंग बोथ एसिटाबुलम एंड फीमर हेड,
Hemi means only femur head. So this is hemi arthroplasty, this is total arthroplasty, total hip replacement. Now Chanle 1979 revolutionized the management of arthritic hip with development of low friction arthroplasty. What is a low friction arthroplasty? इसके 3 principle he has given. Chanle, ठीक है. Concept of low friction, इसने क्या दिया था चांले ने? Concept of low friction torque arthroplasty, use of acrylic cement to fix the component, and introduction of high density polyethylene as a bearing material. Low friction, जितना friction कम होगा उतना bearing कम होगा, मीन्स जो घिसना जिसको बोलते हैं अपन इम्प्लांट का, वो कम होगा. फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी तो इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाएगी. सो लो फ्रिक्शन आर्थोप्लास्टी मीन्स फ्रिक्शन जितना कम होगा, मूवमेंट ज्यादा होंगे, एंड दैट विल बी पेन फ्री एंड लॉन्ग लाइफ. एंड यूज ऑफ एक्रिलिक सीमेंट टू फिक्स द कंपोनेंट. एक्रिलिक सीमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया था, टू फिक्स द कंपोनेंट. क्या फिक्स करते हैं? हेलो हेलो, हाँ हाँ, क्लास चल रही है. सीमेंट से क्या फिक्स करते हैं? एसिटाबुलम को, एसिटाबुलर कप को एसिटाबुलम में, एंड फीमोल हेड को, सॉरी फीमोल स्टेम को फीमोल कैनाल में. नहीं समझ में? सीमेंटेड और अनसीमेंटेड दो होते हैं ना, अभी नहीं समझ में, बताऊंगा. चलो. इंट्रोडक्शन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन एज ए बियरिंग मटेरियल. फीमोल हेड एंड एसिटाबुलर कप के बीच में एक मटेरियल होता है पॉलीथाइलिन, ठीक है, उसको वो दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन कप होता है. तो दीज 3 प्रिंसिपल वर गिवन बाय चांले इन 1979. नाउ प्रिंसिपल क्या है? प्रोस्थेटिक इम्प्लांट मस्ट बी ड्यूरेबल, दे मस्ट permit extraordinary low friction movement of the articulation, they must be firmly fixed to the skeleton. ये प्रिंसिपल है. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना, अपन दोबारा पढ़ेंगे इसको THR को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. द प्रोस्थेटिक इम्प्लांट मस्ट बी ड्यूरेबल, लो फ्रिक्शन, ठीक है, मस्ट बी फर्मली फिक्स्ड टू द स्केलेटन जिससे डिसलोकेशन नहीं हो, मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट प्रोवोक एनी अनवांटेड रिएक्शन इन द टिश्यू, ठीक है, कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होना चाहिए. The process of various design may be fixed to the remaining bone by cement, press fit, or these are type cemented and uncemented, ठीक है. एक में अपन सीमेंट से फिक्स करते हैं, एक में सीमेंट फिक्स नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हो आगे पढ़ेंगे अपन उसको, ठीक है. सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस एंड फिक्सेशन टेक्निक डिपेंड्स ऑन द पेशेंट बोन स्ट्रक्चर. कैसे डिपेंड करेगा? किस में सीमेंट लगानी है, किस में नहीं लगानी. सीमेंट क्या होती है? उसको चिपकाने के लिए, ठीक है. तो कब चिपकाना है, कब नहीं चिपकाना, सीमेंट कब यूज करना है, नहीं करना, दैट विल डिपेंड ऑन बोन स्ट्रक्चर, जॉइंट स्टेबिलिटी, एंड एज, वेट एंड एक्टिविटी लेवल. नाउ इंडिकेशन. इंडिकेशन क्या है? फॉर पेशेंट विद अनरिमिटिंग पेन एंड इरिवर्सिबली डैमेज जॉइंट. जॉइंट कैसे डैमेज होगा? सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फ्रैक्चर लाइक फीमोरल नेक फ्रैक्चर, failure of previous reconstructive surgery, osteotomy, cup arthroplasty, femoral neck complications like non-union avascular necrosis. avian femur में यूज करते हैं ना अपन THR. हिप डिजीज, कंजेनिटल हिप डिजीज, हिप में कोई डिजीज है जॉइंट में. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर फ्रॉम मेटास्टेटिक कैंसर, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया, so we have to replace the joint, and then joint instability. तो फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, जॉइंट इंस्टेबिलिटी, दीज आर द कॉमन इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? व्हेन द इन्फेक्शन इज रिसेंट और रिमोट. पेशेंट में इन्फेक्शन है, THR नहीं करना है, रिप्लेसमेंट नहीं करना है. व्हेन द पेशेंट एज इज अंडर 60 years of age, स्पेशली व्हेन अल्टरनेटिव सर्जरी ऑप्शन इज अवेलेबल. तो 60 साल से ऊपर अपन इसको प्रेफर करते हैं. अगर 60 साल से नीचे पेशेंट आता है तो वी शुड अवॉइड इट. व्हेन पेन इज नॉट सीवियर, पेन बहुत ज्यादा नहीं है तो वी कैन वेट.
एंड मैनुअल लेबरर आर गेनफुली एम्प्लॉयड। ठीक है, मैनुअल लेबरर जिसमें लेबरर में क्या होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, वजन उठाता है वो। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? उसको बोलो कि अब पहले मैनुअल लेबर से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। ठीक है, उसके बाद भी उसको पेन होता है, देन गो फॉर रिप्लेसमेंट। नाउ प्रोस्थेटिक इम्प्लांट यूज इन क्या क्या होता है? एसिटाबुलर कप दिख रहा है, एसिटाबुलर कप, फिमोरल कंपोनेंट, आर्टिकुलर सरफेस। मीन्स ये एसिटाबुलर कप है, दिख रहा है, विजिबल। दिख रहा है, दिस इज एसिटाबुलर कप। एसिटाबुलम की शेप का है, जस्ट लाइक एसिटाबुलम, होलो, सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो दिस इज एसिटाबुलर कप, दिस इज फीमोरल कंपोनेंट, ये फीमर स्टेम है, दिस इज फीमर नेक, दिस इज फीमर हेड, और दिस इज आर्टिकुलर इन सरफेस, इंटर सरफेस मीन्स जिस पे दोनों मूव करेंगे। ठीक है, हेड विल रोटेट इन द एसिटाबुलम, और इसमें ये स्पेसर आता है बीच में, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर इंटरफेस। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फिक्सेशन। अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछूंगा मैं THR, दोबारा अपन पढ़ेंगे इसको, और THR पढ़ के आना है। THR एंड देन TKR नेक्स्ट क्लास।